न्यूज टुडे के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को शामिल किया गया है। साथ ही स्वदेशी 4G स्टैग भी चर्चा में रहा। बिहार के दो स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया, इसलिए रामसर स्थल चर्चा में रहा। तमिलनाडु में भगदड़ की स्थिति हमें देखने को मिली, जिसमें 40 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो स्टैम्पेड या भगदड़ के बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। साथ ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आती जो कहती है दिल्ली एनसीआर और मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण का खतरा सर्वाधिक है, इसलिए ओजोन प्रदूषण के बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और साथ ही भारत ग्लोबल साउथ सहभागिता भी चर्चा में रही। तो आज इन प्रमुख खबरों को हम डिटेल में देखेंगे। अगर बात की जाए संक्षिप्त सुर्खियों की, तो पीएम ई ड्राइव योजना, एस्ट्रोसेट, स्वच्छ शहर जोड़ी, है ना, ये सारी संक्षिप्त सुर्खियां भी चर्चा में रही। तो इनको भी आज के इस न्यूज टुडे के अंक में हम कवर करेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ा जाए और देखा जाए आज की पहली प्रमुख खबर को, जो बात करती है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। चलिए देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर जो जुड़ी हुई है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से। क्यों वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। सिर्फ भारत के कोल्ड डेजर्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को ही नहीं, अपितु कुल मिलाकर 26 नए स्थलों को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है। और इन 26 के साथ विश्व में इस प्रकार के संरक्षित स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 785 हो गई है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है भारत के संदर्भ में चर्चा करना। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के साथ भारत में कुल ऐसे 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व तो भारत में कुल संख्या में 18 है। तो ये मैं क्या कह रही हूं, है ना? क्यों यहां पर आंकड़ा 13 दिया गया है? अंतर समझना जरूरी है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो हिस्सा है वो मात्र कितने हैं? मात्र 13 बायोस्फीयर रिजर्व है। और इन 13 में से भी एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। तो चर्चा में क्यों है खबर? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है उसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है। और अकेला ऐसा स्थान नहीं है जिसे शामिल किया गया है, बल्कि 26 स्थान हैं जिन्हें शामिल किया गया। और इसी के साथ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13 हो गई है। अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। इस मैप में दिए गए हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, यानी इसमें वो भी शामिल हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और वो भी शामिल हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ जो है गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्ता मलाई, नीलमिली, है ना, अचानक मार अमरकंटक, पंचमढ़ी, पन्ना, है ना, कच्छ गुजरात, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, ये दोनों कहाँ है? असम में है। देहांग, दिबांग, नोकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, ये सारे हैं। और साथ ही ग्रेट जो है निकोबार। तो ये जो पूरी सूची आप देख रहे हो, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत में हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन से 13 हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। तो ये बहुत ही बेसिक तथ्यात्मक सी जानकारी है जहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही जब भी आप बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक को तैयार करें तो कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से यूनेस्को की
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत कौन से शामिल हैं? बायोस्फीयर रिजर्व की भौगोलिक विशेषताएं कौन सी, यानी कोई नदी गुजरती है, कोई पर्वत श्रृंखला है, कौन सी विशेष प्रकार की प्रजातियां इन बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। प्लस आप ध्यान दोगे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं, तो वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप देखोगे कि इन बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय पार्क है ना, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल होते हैं। तो किस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सिंपल एक खबर थी कि जो हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल कर लिया गया है, और इसके साथ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़कर भारत के संदर्भ में कितनी हो गई है? 13 हो गई है। चलिए, हमने ये देखा कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल कर लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि यूनेस्को का ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आखिर है क्या। इसके बाद जानेंगे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR की स्थापना कब होती है? 1976 में। और ये प्रोग्राम जो है या ये जो इनिशिएटिव है ये किसके तहत लिया गया? MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम शुरू होता है 1971 में। क्या है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोग्राम बात करता है कि कैसे मनुष्य और पर्यावरण के बीच सहयोग को बेहतर बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया संभव हो पाए। अगर मैं क्लियरली कहूं तो इस प्रोग्राम के 3 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं? एक, ये प्रोग्राम बात करता है संरक्षण की, दूसरा बात करता है विकास की, और तीसरा बात करता है लॉजिस्टिक्स की। अब इनका भाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रहे हैं तो मतलब उन स्थानों को हम संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां की जैव विविधता और पारितंत्र सुरक्षित रह पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर रहे हैं। अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट पता है तो बीच में होता है कोर एरिया, उसके बाद है बफर, और उसके बाद है संक्रमण क्षेत्र जिसे ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, जिस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जाती है उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व का हमें संरक्षण तो करना है, लेकिन जितना संरक्षण के साथ मानवीय गतिविधियों को भी हम शुरू कर पाए उन पर भी हमें काम करना और देखना है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का संरक्षण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और लॉजिस्टिक्स क्या कहता है? हमें लोगों को प्रशिक्षित करना है ताकि इस प्रकार के अध्ययन संभव हो पाए, ताकि रिसर्च संभव हो पाए, ताकि असेसमेंट संभव हो पाए, ताकि हम ये समझ पाए कि संरक्षण और विकास किस प्रकार से अंतर संबंधित है और एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी दिशा में यूनेस्को के द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। और सरल भाषा में इसका उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि मानव समाज और प्राकृतिक पारितंत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ताकि सतत विकास को संभव बनाने में मदद प्राप्त हो पाए। तो अभी तक 2 बातें कि भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR में शामिल कर लिया गया है। WNBR क्या है, किस प्रोग्राम के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई, क्या पूरी अवधारणा है, इस पर हमने बात की। अब प्रमुख प्रश्न आता है करंट अफेयर पर, क्योंकि करंट अफेयर का जो मेजर डेवलपमेंट है वो क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी अवस्थिति। मैंने क्या बताया? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो मतलब यह अत्यधिक ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है। शीत यानी यहाँ पर शीत प्रकार की दशाएं हैं, ऊंचाई पर है, और दूसरा मरुस्थल यानी शुष्क प्रकार की दशाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कभी पूछा जाए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, तो शीत एवं शुष्क, या इसे शीत मरुस्थल इसीलिए कहा जाता है।
ये WNBR में शामिल सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है। अगर इसकी हम स्पेसिफिक लोकेशन देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी सिरे पर यानी लद्दाख के पास इसकी अवस्थिति है। तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर तक इसका विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का ही मैप है। देखिए इसमें बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जैसे इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, यहाँ आप लोकेट कर पा रहे हो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही इसमें कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर दिया गया है, कीबर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रताल एवं सरचू वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। जब ये सारे संरक्षित स्थल मिल रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देखोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे हमारे संरक्षित स्थल शामिल होते हैं, जैसे कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किन किन संरक्षित स्थलों के मिलने से बनता है, या इसमें कौन कौन से संरक्षित स्थल शामिल है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल एवं सरचू और कीबर वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। इसकी अवस्थिति, इसकी लोकेशन हमें पता चली, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमें पता चली, और वो क्या थी, शीत एवं शुष्क प्रकार का ये मरुस्थल है। अब जहां शीत और शुष्क है मतलब चरम प्रकार की जलवायु दिशाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती। क्यों चरम प्रकार की जलवायु दशा है, इसके मोटा मोटा दो कारण देखने को मिलते हैं। पहला कारण कि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर है, और दूसरा हिमालय की ये पवन विमुखी ढलान पर अवस्थित है। देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। जब आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आपने नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ताप ह्रास दर के बारे में पढ़ा होगा। क्या कहता है कि प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। तो जो स्थान जितनी ऊंचाई पर यह संभावना है कि वहां पर तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो वहां पर किस प्रकार की दशाएं होंगी, शीत प्रकार की दशाएं होंगी। तो ये जो शीत मरुस्थल है इसका एक कारण क्या है कि यह ऊंचाई पर अवस्थित है। दूसरा कारण क्या है कि ये हिमालय की कौन सी ढलान पर है, पवन विमुखी ढलान। देखिए कोई भी मान लीजिए इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, यहां पर हम देखते हैं कि गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर हो उठने की प्रक्रिया में आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि वायु फैलती है, फैलकर ठंडी होती है और संघनन शुरू हो जाता है। संघनन शुरू हो जाता है तो जैसे ऊंचाई पर बढ़ती है इन क्षेत्रों में हमें वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन जब यही पवन पर्वत को पार करके दूसरी तरफ नीचे की तरफ उतरती है तो नीचे की तरफ चलने के कारण से, है ना, संपीड़न के चलते उसका तापमान बढ़ जाता है। और हम सब ने तापमान और आर्द्रता का सहसंबंध पढ़ा है। जिस वायु राशि का या जिस वायु में जितना अधिक तापमान, उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। और जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है वायु ऊपर उठती है, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तापमान कम होने के चलते जो भी जलवाष्प उसमें था उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि उस वायु की जलवाष्प सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता की स्थिति बेहतर हो जाती है और वृष्टि या वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये पवन विमुखी नहीं बल्कि ये जहां पवन नीचे की तरफ उतरती है यानी पवन विमुखी ढलान पर अवस्थित है, जिसके चलते यहां पर वर्षा भी नहीं हो पाती। जो पवन विमुखी होगा, वायु ऊपर उठेगी, हल्की होकर संघनित होगी और वर्षा होगी। लेकिन दूसरी तरफ ढलान पर जब वायु नीचे उतरती है तो संपीड़न के चलते वो गर्म होती है, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है और ऐसे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। यही कंसेप्ट मुझे विश्वास है कि आपने पश्चिमी घाट के संदर्भ में भी पढ़ा होगा, पवन विमुखी और पवन विमुखी ढलान के संदर्भ में पढ़ा होगा। तो देखिए एक तो ये ऊंचाई पर स्थित है और
और हमें पता है कि ऊंचाई पर तापमान कम होता है तो ये शीत है। दूसरा, हिमालय पर्वत के संदर्भ में बात की जाए तो ये पवन भीमुखी पर नहीं बल्कि पवन विमुखी ढलान पर स्थित है, जिसके चलते यहाँ वर्षा भी नहीं होती। तो शीत और शुष्क प्रकार का एक क्षेत्र बनता है और यही यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है। अगर संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पर बौद्ध संस्कृति महत्वपूर्ण हो जाती है। गोम्पा बौद्ध मठ कहे जाते हैं। चौटेन जिसे जो है विशेष प्रकार के ये स्तूप होते हैं। मणि दीवारें यानी पत्थर की लंबी और चौड़ी कतार जैसी संरचना देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे देखिए, लद्दाख की बौद्ध मंत्रोच्चारण परंपरा को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध संस्कृति जो है उसका प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। अब प्रारंभिक परीक्षा में गोम्पा, चौटेन किसे कहते हैं, बौद्ध मंत्रोच्चारण परंपरा को किसमें शामिल किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना है, तथ्यात्मक जानकारी है। साथ ही जीव जंतु में हिम तेंदुआ, हिमालय जो है आईबैक्स, ब्लू शिप, हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल, ये सारी प्रजातियां हैं जीव जंतु की जो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो 4-5 बातें अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत का जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे शामिल कर लिया गया है। उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से संरक्षण स्थान शामिल हैं और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं किस प्रकार की बनती है, ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है जिसके तहत ये सारी बातें चली आ रही हैं। तो इस पर भी अपना ध्यान देना है। और साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व की सूची चाहे वो WNBR लिस्ट में शामिल हो या ना हो, कौन से हैं और उनके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए थे उन पर भी अपनी नजर बनाकर रखनी है। यूपीएससी ने विगत वर्षों में एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देकर पूछा है कि इसके तहत कौन कौन से संरक्षित स्थल शामिल है, यानी कौन से राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर जो है वाइल्ड लाइफ शामिल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। तो ये सारी जानकारी है जिस पर आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से नजर बनाकर रखेंगे। मोटा मोटा ये जो न्यूज़ है ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में तो आप देखोगे कि इसका मोटा मोटा स्कोप क्या बनता है कि अगर कोई संरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए या ब्रॉडरली मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में प्रश्न पूछा जाए तब आप इसे उदाहरण के तौर पर शामिल कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कि टॉपिक कहाँ से रिलेट करता है। तो टॉपिक एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का टॉपिक क्या है, पर्यावरण संरक्षण, जीएस पेपर 3, वहां से आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो। आज के न्यूज टुडे में एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। जैसे दूसरा जो टॉपिक है वो भी जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए टॉपिक क्या है। रामसर स्थलों की सूची में भारत के बिहार राज्य के 2 और स्थलों या साइट्स को शामिल कर लिया गया है और इसके साथ ही रामसर साइट्स की भारत में संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 93 हो गई है, जिसके चलते हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी 2 आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पहला है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। इसे उदयपुर राजस्थान से कंफ्यूज नहीं करना है। उदयपुर झील, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ अवस्थित हैं, बिहार में अवस्थित हैं। तो 2 जो वेटलैंड है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर प्रोग्राम के तहत या रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसके साथ भारत की रामसर साइट्स की संख्या अभी मैंने बताया था बढ़कर 93 हो गई है। और अगर इन साइट्स के तहत क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,36,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भारत में ये वेटलैंड्स फैली हुई हैं। तो ये एक
आम सी और तथ्यात्मक प्रकार की जानकारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो नई आर्द्र भूमियां शामिल की गई है उन पर ध्यान देना। और अगर आप बिहार पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या बिहार में कोई और भी रामसर साइट्स हैं, ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे बेगूसराय की काबर झील है ना, तथा जमुई जिले की नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये वो आर्द्र भूमियां हैं बिहार की जिन्हें ऑलरेडी रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब 2 और को कर लिया गया है, तो बिहार में रामसर सूची के तहत शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? सिंपल सी बात है, 5। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई साइट्स हैं उन पर देने की आवश्यकता है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नई आर्द्र भूमियों के बारे में जाने उससे पहले रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है उसको कब अपनाया गया? 1971 में। रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया 1971 में। क्यों इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है? सरल सी बात है, ये जो कन्वेंशन है ये संपादित होता है ईरान के रामसर स्थल पर, इसलिए इस कन्वेंशन या अभिसमय का नाम क्या दे दिया गया? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, क्लियर है। अब इस कन्वेंशन के तहत जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण की दिशा में कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? यह संधि या अभिसमय आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अब इस कार्य को करने के लिए जरूरी है कि हम आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई करें और उनके संरक्षण की कोशिश करें। तो इसी प्रकार से रामसर अभिसमय के तहत आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। भारत में भी इस प्रकार के वेटलैंड या आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई किया गया और इसी के साथ भारत में इस प्रकार की रामसर साइट्स की संख्या बिहार की 2 नई आर्द्र भूमियों के साथ कुल कितनी हो गई है? 93 हो गई है, जिसके चलते हम इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अब 2 बातें हैं जो आपको बड़ा ही स्पष्टता के साथ पता होना चाहिए कि सबसे पहले आखिर क्या सभी आर्द्र भूमियों को हम रामसर स्थल घोषित करते हैं? पहली बात। और दूसरी बात, हम इतना वेटलैंड या आर्द्र भूमि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तव में ये आर्द्र भूमियां होती ही क्या है? पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। देखिए, कोई भी मार्श, पीटलैंड या जल निकाय, ये मार्श, पीटलैंड, ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अलग अलग जो आर्द्र भूमियां हैं उसमें जल अलग अलग प्रकार का होता है, दशाएं अलग होती हैं, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है, स्थिति है, वो अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग आर्द्र भूमियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये समझ, जैसे पीटलैंड की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ होता है, उसे पीट कहा जाता है, इसलिए पीटलैंड आर्द्र भूमि हो गई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जल निकाय आर्द्र भूमि हो सकता है। साथ ही देखिए, ऐसा नहीं है, अपने दिमाग में ये भ्रम नहीं पालना है कि आर्द्र भूमियां सिर्फ प्राकृतिक ही हो सकती, नहीं, कृत्रिम भी हो सकती हैं, मानव निर्मित भी आर्द्र भूमियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आर्द्र भूमि में सदैव ही जल हो, वहां पर जल जो है वो सदैव के लिए भी हो सकता है और अल्पकालिक कुछ समय के लिए भी हो सकता है कुछ समय वो आर्द्र भूमि शुष्क स्थिति में रहे। जल जो है स्वच्छ भी हो सकता है और जल लवणता युक्त भी हो सकता है। आर्द्र भूमि गतिमान भी, यानी जैसे नदी का कुछ हिस्सा है जिसे हम वेटलैंड घोषित कर सकते हैं, जल गतिमान है, या फिर स्टैटिक, कोई तालाब या इस प्रकार की कोई झील जहां जल रुका हुआ है, वो भी आर्द्र भूमि कहला सकती है। और समुद्री क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी आर्द्र भूमि के लिए क्वालिफाई होता है। लेकिन ध्यान रखना है, आपने लो टाइड, हाई टाइड पढ़ा होगा, तो लो टाइड के समय अगर समुद्र के उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर से कम है या अधिकतम 6 मीटर तक है, तो उसे भी वेटलैंड का दर्जा दिया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की वेटलैंड हो सकती है जहां जल स्थायी हो या जल जो है टेम्पररी हो, मानव निर्मित हो, कृत्रिम हो, चाहे लवणीय जल हो चाहे स्वच्छ जल हो। और समुद्री पारितंत्र का भी कुछ हिस्सा जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो आर्द्र भूमि की कैटेगरी में आ सकता है। आर्द्र भूमि की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार हम इस परीक्षा के लिए बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, लेकिन मूलभूत अवधारणाएं ही हमें जो है हानि पहुंचा देती हैं। तो कंसेप्ट्स पर काम करना है। दूसरा,
मापदंड क्या है, चलिए ठीक है, जो मैंने बताई किसी भी प्रकार का जो निकाय है, जल निकाय है, वाटर बॉडी है, उसे हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं। लेकिन रामसर के तहत हम आर्द्र भूमि की लिस्ट में किस प्रकार के वेटलैंड्स को शामिल करेंगे, तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे वो वेटलैंड अपने आप में यूनिक होनी चाहिए, या फिर वो वेटलैंड जो भी हमारे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वनरेबल प्रकार की स्पीसीज हैं उनको आश्रय प्रदान करने वाली होनी चाहिए, या फिर नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करती हो, जैव विविधता का संरक्षण करती हो। इस प्रकार के लगभग 9 मापदंडों को रखा गया है, और अगर कोई आर्द्र भूमि इनमें से किसी एक को भी पूरा करती है तो उसे रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है। तो बड़ी ही सरल सी बात है कि ईरान में कन्वेंशन होता है, रामसर में उसको नाम दे दिया रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन का उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। इस हेतु जो है हम कुछ साइट्स, कुछ आर्द्र भूमियों को आइडेंटिफाई करते, उन्हें कहते हैं रामसर साइट्स। और इन साइट्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ मापदंड हैं जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसे रामसर साइट का दर्जा मिलेगा। अच्छा, भारत क्या 1971 में ही इस अभिसमय की अभिपुष्टि करता है? उत्तर है नहीं। भारत के द्वारा 1982 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया। तो बिल्कुल भारत रामसर अभिसमय का हिस्सा है, लेकिन 1982 में भारत इसे रेटिफाई करता है। तो क्लियरली बिहार की 2 साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया है। चलिए अब बात करते हैं नई आर्द्र भूमियों के बारे में। कौन कौन सी आर्द्र भूमि है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। सबसे पहले ये किस प्रकार की झील है? ये गोखुर या ऑक्सबो लेक्स है। ऑक्सबो लेक्स क्या होती है? अर्धचंद्राकार झील जो घुमावदार नदी के किनारे निर्मित होती। घबराना नहीं है कि क्या बोल दिया है, आखिर ये होता क्या है। देखिए, नदी अलग अलग अवस्था, जैसे मानव जीवन की अवस्था होती है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ जिसे मैच्योर कहा जाता है, वृद्धा अवस्था है, उसी प्रकार नदी की भी विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब नदी अपनी वृद्धा अवस्था में होती है तो ढलान कम होता है, नदी के जल का वेग कम होता है, तो नदी का जो चैनल है वो इस प्रकार से सीधा नहीं चल पाता, बल्कि कई बार नदी विभिन्न विभिन्न कारणों से, अभी मैं कारणों की बात करूंगी, इस प्रकार से सर्पीले आकार में गति करने लगती है, या नदी का जो चैनल है वो सर्पीला प्रकार का हो जाता है ना। कारण क्या होता है? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ढाल कम होती है, ढाल कम होती है और साथ ही जल का वेग नहीं होता। जब ढाल या वेग होती है तो नदी आप देखोगे वर्टिकली गहराई में नीचे की ओर तली पे अपर्दन करती है, लेकिन जब ढाल कम, जल का वेग कम, तो नदी अपने किनारों पर अधिक अपर्दन करना शुरू कर देती है, जिसके चलते विसर्प प्रकार की आकृति बन जाती है। और साथ ही कोरियोलिस फोर्स के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। कोरियोलिस फोर्स जो है वो सिर्फ हवाओं पर ही काम नहीं करती, बल्कि जल पर भी काम करती है, जिसके चलते आपने अंग्रेजी में मेंढर, हिंदी में विसर्प सुना होगा। तो नदी विसर्प आकार या मेंढर बनाते हुए आगे गति करने लगती है। जब नदी का जल इस प्रकार से आता है, यहां टकराया, यहां पर क्या होगा? अपर्दन। और यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या होना शुरू हो जाता है? निक्षेपण। यहां फिर से टकराया, यहां क्या होगा? अपर्दन या कटाव। यहां पर क्या होगा? निक्षेपण। इस तरह से जो है अपर्दन निक्षेपण होता है और नदी विसर्पित आकार में आगे वाहित होने लगती है। अब जरा सोचिए, किसी कारण से ये बाधाएं कम हो गई या नदी का जल कुछ बढ़ गया, तो नदी क्या करेगी? आप देखोगे इस रूट को छोड़कर फिर से सीधा गति करना प्रारंभ कर देगी। तो इस प्रकार का एक जो ये मियांडर या जो विसर्प था, ये नदी से कट जाएगा और अलग से एक झील का रूप ले लेगा। इसी झील को हम ऑक्सबो लेक या गोकुर झील के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखोगे मेंढर बन रहे थे, नदी आपस में यहां से जुड़ जाए, ये एरिया कटकर अलग रह जाए, तो यहां पर क्या बन जाएगा? गोकुर लेक। तो जिन 2 रामसर साइट्स की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? गोकुर झीलें है ना। अर्धचंद्राकार प्रकार की आकृति आपने देखी, झीलें हैं, घुमावदार नदी, जिसे नदी विसर्प कहा जाता है, उसके चलते निर्मित होती हैं। और ज्योग्राफी आपने समझ ली होगी, नदी में मिएंडर्स बनते हैं। अच्छा, मिएंडर्स में क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया, इस प्रकार से मिएंडर्स बनते हैं। होता क्या है
कि आप देखोगे कि ये आपस में मिल जाते हैं, ये हिस्सा अगर अलग रह गया तो वो क्या बन जाता है, गोखुर लेक या ऑक्सबो लेक। अब चलिए इनकी जो है अवस्थिति के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। गोकुल जलाशय कहाँ है, बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। और पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है, उदयपुर झील। ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, उससे घिरी हुई है। कई प्रवासी पक्षी और खासकर पोचार्ड जो कहां से, यूरोप मध्य एशिया से आते हैं, उनके लिए ये शीतकालीन विश्राम स्थल की भूमिका भी निभाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इन रामसर साइट्स के बारे में पता होनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी प्रश्न के रूप में इस जानकारी की मांग आपसे की जा सकती है। तो बड़ा ही सिंपल, आर्टिकल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, सही लाइन लेंथ में पढ़ना है कि ठीक है इनको रामसर स्थल में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं रामसर स्थल क्या है, कहां से इनकी उत्पत्ति होती है। तो रामसर कन्वेंशन, भारत इसका हिस्सा है। ये कन्वेंशन आखिर करता क्या है, और उसके बाद जो साइट्स हैं, स्थल हैं, उनके बारे में तथ्यात्मक या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की इनका जो है आकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर भू आकृति विज्ञान जानना जरूरी हो जाता है। अवस्थिति क्या है, कौन सी प्रजातियों की ये प्रमुख संरक्षण स्थल हैं, ये सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल जो बात कर रहा है नवीन रामसर साइट्स के बारे में। बड़ा ही सरल, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तीसरा आर्टिकल फिर से एनवायरमेंट, ओजोन, प्रदूषण। अब ये भी जीएस पेपर 3 प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि आखिर ओजोन प्रदूषण चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक पाया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई जो कहती है कि ओजोन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र एनसीआर जिसमें हम रह रहे हैं, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है मुंबई महानगर प्रदेश। अब चूंकि नेशनल जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई, ओजोन प्रदूषण की बात की गई, तो देखिए करंट अफेयर इतना ही है। इसके बाद आ जाता है कि आखिर ओजोन प्रदूषण है क्या, क्योंकि ओजोन के संदर्भ में तो आप सबने पढ़ा होगा कि ये समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है। ओजोन को जो है अच्छा बताया जाता है, क्यों, क्योंकि पराबैंगनी विकिरणों से ये हमारी रक्षा करता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट जो वेव्स हैं या जो किरणें हैं, अगर ये पृथ्वी पर पहुंच जाए तो ये कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो वो ओजोन जो मानव जीवन के लिए या जो प्रजातियों के लिए लाभकारी है, आखिर हम उसे प्रदूषणकारी क्यों कह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओजोन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन आखिर है क्या। देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम्स से क्या बनता है, 3 अणुओं से क्या बनता है, O3। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, समताप मंडल में सर्वाधिक ओजोन पाई जाती है, और समताप मंडल में भी 35 किलोमीटर तक, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक ओजोन का कंसंट्रेशन या संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। आखिर यहाँ इस वायुमंडल की लेयर में ओजोन बनती क्यों है, सिंपल सा कारण है, जो पराबैंगनी किरणें हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसे 2 अणुओं में तोड़ देती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन से जुड़ता है और क्या बना देता है, O3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण होता है। यही यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन का एक रूप है ना, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर क्या बनता है, ओजोन। यह ओजोन अभी तक मैंने बताया कि कहां पाई जाती है, समताप मंडल में, लेकिन केवल समताप मंडल में नहीं, ये वायुमंडल की आपने परतें पढ़ी होंगी, तो ये 2 परतों में पाया जाता है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल और दूसरा है समताप मंडलीय ओजोन। और समताप मंडल में मैंने बताया कि अधिकतम जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होता है, 15 से 35। अच्छा, समताप मंडल की ही जो ओजोन है उसे गुड ओजोन या अच्छी ओजोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पराबैंगनी सूर्य की जो किरणें हैं उनसे ये हमारी रक्षा करता है, इसीलिए इसे गुड ओजोन भी कहा जाता है। अब मेरा एक प्रश्न है,
ध्यान देना, आपने एंटार्क्टिका में ओजोन छिद्र के बारे में सुना होगा। पहले तो ध्यान देना है कि ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं कि ओजोन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन था वो काफी कम हो जाता है, तो उसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ओजोन को डील करने वाला कौन सा कन्वेंशन है और कौन सा प्रोटोकॉल है? दूसरा प्रश्न, क्यों एंटार्क्टिका में ओजोन छिद्र अधिक चर्चा में रहा किसकी तुलना में? आर्कटिक की तुलना में। यानी एंटार्क्टिका में वो कौन सी दशाएं हैं जो ओजोन के क्षरण का प्रमुख कारण बनती है? अब इस बात को मैं यहीं रोकती हूं, आगे बढ़ते। अभी तक हमने पढ़ा गुड़ ओजोन के बारे में जो समताप मंडल में पाई जाती है, लेकिन दूसरी ओजोन भी है जो कहां पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। इसे गुड़ नहीं बल्कि इसे बैड ओजोन कहा जाता है, क्योंकि अगर एक सीमा से अधिक इसका संकेंद्रण हो तो ये मानव स्वास्थ्य, वनस्पति के लिए काफी हानिकारक होती है। इसीलिए वैश्विक जो संगठन है, संस्थान है, उन्होंने ओजोन की एक सीमा भी निर्धारित की गई है कि 8 घंटे के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक औसत अगर ओजोन है तो ठीक है, इससे अधिक है तो असुरक्षित। और प्रति घंटे लिमिट कितनी है? 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। अगर इससे अधिक है तो फिर वो जो वनरेबल समुदाय है, वृद्ध समुदाय है, बच्चे हैं या जिनको श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए ओजोन हानिकारक हो सकती है। तो क्यों क्षोभ मंडलीय ओजोन को बैड ओजोन कहा जाता है? ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रदूषणकारी है और इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न कि हमने देखा समताप मंडल में तो जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी प्रतिक्रिया से ओजोन का फॉर्मेशन, निर्माण संभव हो रहा है, लेकिन क्षोभ मंडल में ओजोन का निर्माण कैसे हो रहा है? ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? सीधा जो वायु में पोल्यूटेंट पहुंचते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकला वाहनों से, है ना, सीधा वायुमंडल में पहुंच गया, क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड निकली विभिन्न विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों से वायुमंडल में पहुंच गई। नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहुंच गए वायुमंडल में। ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन जब ये प्राइमरी या प्राथमिक प्रदूषक, है ना, आपस में या वायुमंडल की कुछ दशाओं के साथ मिलकर अभिक्रिया करें और इसके परिणाम स्वरूप जो पोल्यूटेंट हमारे सामने आते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे आप देखोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे ओजोन का नाम आपने सुना होगा, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी प्रकार के पोल्यूटेंट है। जैसे अगर हम ओजोन की बात कर रहे हैं, मैं ओजोन बताऊं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और साथ ही वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सूर्य की प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं और इनका आउटकम क्या होता है? O3 या ओजोन। तो ओजोन सीधा नहीं रिलीज हो रहा, बल्कि ओजोन का जो प्रमुख फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं तो O3 का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले ये सेकेंडरी प्रकार का पोल्यूटेंट है, सीधा ओजोन हम क्षोभ मंडल में नहीं डाल रहे हैं, है ना। अब ये अगर वायुमंडल में रहे या क्षोभ मंडल में रहे तो इससे बहुत सारे जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या प्रभाव है जरा देखिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे आपने ब्रोंकाइटिस का नाम सुना होगा, श्वसन नली से जुड़ा हुआ एक रोग है जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाता है। अस्थमा को बढ़ावा देता है अगर ओजोन वायुमंडल में रहे तो। अच्छा, ओजोन हरित गृह गैस का काम भी करता है। हरित गृह गैस कौन सी होती है? वो गैस, देखिए, सूर्य से जब हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं तो उसे हम लघु विकिरण के नाम से जानते हैं, लेकिन पृथ्वी ने एब्जॉर्ब की हीट को और जब ये वापस जाती हैं तो ये क्या होती हैं? पार्थिव विकिरण या दीर्घ विकिरण। अब बहुत सारी गैसेस ऐसे होती हैं, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, मीथेन का नाम सुना होगा, ओजोन, इवन जल वाष्प, यहाँ तक कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करती हैं? ये जो दीर्घ विकिरण है या पार्थिव विकिरण है इन्हें अवशोषित कर देती हैं या वापस नीचे की तरफ भेज देती हैं। यानी आपको पता है कि हमारा पूरा ऊष्मा बजट है
सूर्य सुषमा प्राप्त होती है और वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। लेकिन जब इन गैसों का सांद्रण बढ़े, जिसमें से एक ओजोन भी है, तो ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, बल्कि वो नीचे की तरफ रीडायरेक्ट हो जाती है। तो ओजोन भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि की तरह हरित गैस या ग्रीन हाउस गैस वाला काम करती है। साथ ही ये स्मोक का कारण भी बनती है। स्मोक प्लस फोग क्या बनाता है? स्मोग। और विशेषतः ये फोटोकेमिकल स्मोक का कारण बनती है। फोटोकेमिकल स्मोक वो स्मोक जो शुष्क और सूर्य के प्रकाश जैसी दशाओं में बनता हो। तो जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, जिनसे ओजोन बनती है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जब वो फोग के साथ मिल जाए तो स्मोक या फोटोकेमिकल प्रकार का स्मोक बनता है। चलिए एक होमवर्क और है आपके लिए, आपको बताना है कि क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक में क्या अंतर है। ठीक है, साथ ही मुझे यह भी बताना है कि भारत में, दिल्ली इसके आसपास के क्षेत्रों में जो शीतकाल के समय स्मोक बनता है वो क्या है? फोटोकेमिकल है या फिर वो क्लासिकल है या कोई और कैटेगरी है? चलिए, तो हमने देखा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, स्मोक का कारण बनती है, और कृषि पारितंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। कुछ पादप प्रजातियों के तो समग्र विकास को भी अवरुद्ध कर देती है। कौन? ओजोन। अब ओजोन हमने देखा किससे बन रही है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से बन रही है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आखिर आते कहां से है? तो इनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं और मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो मानव निर्मित में तो विद्युत संयंत्र, घरेलू गतिविधियां, कृषि गतिविधियां, परिवहन, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। लेकिन प्राकृतिक गतिविधियां हैं, आपने थंडरस्टॉर्म देखा है, बिजली को कड़कते हुए सुना होगा, तो उस प्रक्रिया में भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। वनाग्नि के कारण भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलती है। अच्छा, जैव मंडलीय मीथेन, पशुओं के द्वारा जुगाली प्रक्रिया में आपने सुना होगा मीथेन उत्सर्जन होता है। अगर पशुओं के फीड स्टॉक आहार में नाइट्रोजन है, अमोनिया, और वो अंततः नाइट्रोजन का रूप ले सकता है, तो इस प्रकार से अनेक ऐसी प्राकृतिक गतिविधियां भी हैं जिनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ हमें वायुमंडल में देखने को मिलती है। और जब यही नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करती है, साथ ही VOC भी होते हैं, तो क्या बनता है? ओजोन बनता है। तो अभी तक जो बातें हमने समझी वो ये है कि एक रिपोर्ट आई जिसमें सिंपली कहा गया NCR और मुंबई महानगर जो क्षेत्र है वो ओजोन पोल्यूशन से सर्वाधिक प्रभावित है। अब ओजोन कहाँ पाई जाती है हमने ये देखा, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। समताप मंडल ओजोन, अच्छी ओजोन कैसे फॉर्मेशन होता है हमने देखा। साथ ही क्षोभ मंडलीय ओजोन, जिसे बैड ओजोन कहा जाता है, उसकी हमने लिमिट्स निर्धारित की हुई है। हमने देखा कि आखिर क्षोभ मंडल में ओजोन का फॉर्मेशन होता कहाँ है। ओजोन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए, तो उसके प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत क्या हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर ओजोन का स्तर बढ़ता है तो मानवीय स्वास्थ्य, पारितंत्र को, है ना, और साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं को ये किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो ओजोन पोल्यूशन के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि जो है गुड ओजोन क्या है, बैड ओजोन क्या है। अच्छा, बैड ओजोन या क्षोभ मंडलीय ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है या ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं, यानी जो सीधा रिलीज होते हैं। तो ओजोन तीनों ऑप्शन में है। ओजोन हमने क्या देखा, प्रमुखतः क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, है ना। तो जरा देखना और बताना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन प्रदूषण चर्चा में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है आपदा प्रबंधन से। तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक
रैली में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 40 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। ये पहला मामला नहीं है कि भारत में इस प्रकार की भगदड़ मची है। कुंभ मेला, हाथरस, इस प्रकार के जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के राजनीतिक या धार्मिक सम्मेलन होते हैं, उनमें भारत में भगदड़ या स्टंपेड के मामले हमें बार बार देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक और मामला चर्चा में आया जिसके चलते हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। और ये जो भगदड़ है, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसमें राजनीति और स्टारडम दोनों मिल गए। साउथ के स्टार जो है इस रैली में थे, जिसके चलते लोग जो हैं काफी मैं कहूंगी कि प्रभावित होते हैं और एक अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं जो इस भगदड़ का कारण बनता है। तो चलिए देखते हैं भगदड़ के बारे में और यहाँ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जानकारी है जिस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले, आखिर भगदड़ या स्टंपेड कहते किसे हैं? भीड़ में अचानक और तेजी से हुई हलचल जो अक्सर चोट या मौतों का कारण बनती है, उसे हम सीधा सीधा सरल भाषा में भगदड़ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। भारत में भगदड़ की घटनाओं की अगर बात की जाए तो कम नहीं हो रही। पिछले 3 दशकों में लगभग 4000 के आसपास भारत में भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। 2000 से 2022 के बीच का आंकड़ा है जो कहता है कि इस प्रकार की भगदड़ों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और भारत में सबसे ज्यादा जो स्टंपेड के मामले हैं वो धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए हैं। तो भगदड़ के बारे में कोई भी आपसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, क्यों? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमुखतः मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। तो आपके पास इस प्रकार के आंकड़े होने चाहिए जिनसे आप इंट्रोडक्शन लिख पाएं या इस प्रकार के आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने उत्तर की गुणवत्ता को बेहतर कर पाएं। अब जरा देखिए कि भारत में जो है भीड़ से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक क्या हैं? 2 बातें हैं। एक तो सरल कारण, सामान्य कारण है, और दूसरा है बिहेवियरल एस्पेक्ट, जिन्हें हम व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में देख सकते हैं। सबसे पहले मिट्स का एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है ब्रेकेज ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी सहयोग का भंग होना। ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये क्या कहती है कि देखिए, घबराहट की शुरुआत में लोग अक्सर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस उम्मीद में रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी सहयोग करेगा। लेकिन अगर उनको एक बार ये हिंट मिल जाए कि दूसरा व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा, यानी सहयोग भंग हो गया, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी जान बचाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। भय और घबराहट का माहौल होता है और यही भय और घबराहट का माहौल भगदड़ या स्टंपेड का कारण बनता है। देखिए, बात बिल्कुल सरल सी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों में से किसी को ये नहीं पता कि भीड़ में जो व्यक्ति है वो कैसा व्यवहार करता है। पहले वो सहयोग ढूंढता, अगर नहीं मिलता तो उसके लिए प्रमुख प्राथमिकता कौन है? वो खुद है, और अपने आप को बचाने के लिए जो उससे बन पड़ता है वो करता है, और कई बार ऐसा करने की कोशिश में वो खुद को ही हानि पहुंचा देता है। अब इस प्रकार का एक सिद्धांत मिट्स सिद्धांत है। तो अगर आप सिद्धांत को कोट करके लिखेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपके उत्तर को अधिक वेटेज या अधिक अंक मिलेंगे। दूसरा एक इसी प्रकार का सिद्धांत है जिसे क्रेज सिद्धांत या जो है स्मेल्सर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रेज सिद्धांत क्या है? ये सामूहिक व्यवहार को दिखाता है जिसमें लोग भीड़ में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि के प्रति अत्यधिक क्रेजी हो जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में जो घटित हुआ, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था कि वहां पर जो स्टार रहे, है ना, उन स्टार के प्रति क्रेज, जिसके चलते लोग अधिक से अधिक करीब से उनको देखना चाह रहे थे। इसलिए उनका जो व्हीकल था उसके पास कुछ लोग पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वो गिर जाता है, जिसके चलते भगदड़ मच जाती है। तो इसे क्रेज सिद्धांत की लोग जो है या भीड़ जो है किसी वस्तु गतिविधि के पीछे भागती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि इस वस्तु को पाने से, लोगों को पास से देखने से उनको बहुत ज्यादा संतुष्टि या आनंद मिलेगा। तो ये जो अवास्तविक प्रकार की या भ्रामक प्रकार की उम्मीद है, इसमें व्यक्ति अंततः खुद को ही हानि पहुंचाता है। तो इसे कहा जाता है क्रेज या स्मेल्सर का सिद्धांत। तो बातें तो सिंपल है, आपको पता है विजय रहे इस रैली में जिनके प्रति ये क्रेज था, जिसके चलते वहां पर स्टंपेड हुआ। एक कारण नहीं लेकिन
कारणों में से एक कारण जरूर है, एकमात्र कारण हम नहीं कह सकते। साथ ही मिट्स का सिद्धांत, तो अगर इस प्रकार के सिद्धांतों का आप नाम लिखेंगे तो उत्तर बेहतर होगा, बाकी बातें तो सरल सी है। इसके अलावा भी सामान्य कारण भी हैं जिसके चलते भारत में भीड़ भाड़ जहां भी हो या जहां पर लोग एकत्रित हो वहां भगदड़ या स्टम्पेड जैसी घटनाएं हो जाती है। जैसे संरचनात्मक कारण, कई बार निकास द्वार की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती या निकास द्वार बंद होते हैं, या कई बार भीड़ को पता ही नहीं होता कि निकास द्वार कहाँ है, यानी निकास द्वार तक पहुंचने की जो सिग्नल व्यवस्था है वो भी प्रभावी नहीं होती। साथ ही कई बार प्रबंधन संबंधी जोखिम भी होते हैं, गलतफहमी, गलत सूचना। जैसे तिरुपति 2025 में लोग इसलिए दौड़ पड़े क्योंकि उन्हें गलतफहमी हुई कि टिकट काउंटर खुल गया। तो इस प्रकार की गलतफहमी, संरचनात्मक कारण ये भी हैं। साथ ही भीड़ का प्रबंधन को लेकर शासन प्रशासन के दृष्टिकोण में भी हमारे यहाँ उदासीनता देखी जाती। कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं इसका पहले से अनुमान ना होना, बेसिक जो स्पेस है उसका ध्यान ना रखना, शासन प्रशासन की तरफ से जो है दुरुस्त ना हो पाना, ये सारे कारण हैं जिसके चलते जो भीड़ एकत्रित होती है उसमें थोड़ी सी भी हलचल भगदड़ का रूप ले लेती है। तो भगदड़ के क्या कारण हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या हमारा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं भीड़ को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर? तो बिल्कुल है। सबसे पहला है कैपेसिटी प्लानिंग, मतलब कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं उनके अनुरूप प्लानिंग करो, या उस स्थल पर कितने लोग हो सकते हैं उतने ही लोगों को अनुमति दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे कि अभी हुआ जो तमिलनाडु में हुआ, स्टारडम और पॉलिटिक्स दोनों जुड़ गए जिससे भीड़ अत्यधिक बढ़ गई, जिसके चलते ये घटना हुई। साथ ही बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, आराम इत्यादि की जगह होनी चाहिए, इस बारे में बात कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश की सबसे पहले क्षमता के अनुरूप प्लानिंग करो। साथ ही जोखिम और संवेदनशीलता, अगर किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित हो रही है तो वहां क्या जोखिम है, क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, इसका पहले से ही मूल्यांकन करके रखना पड़ेगा ताकि ऐसी स्थिति आए तो बचाव हो सके और राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही कार्यवाही की योजना बनाना जरूरी है। क्या आपके पास संसाधन है, क्या विकल्प हैं, हर एक बात पर पहले से तैयारी होनी चाहिए। इस बारे में बात कौन करता है? एनडीएमए के भीड़ प्रबंधन पर दिशा निर्देश। तो स्टम्पेड या भीड़ प्रबंधन पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस प्रकार के टॉपिक पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो आपने पाया होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैं ये नहीं कह रही सभी, अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पीछे प्रेरणा पिछले कुछ दिनों में या वर्षों में हुए डिजास्टर्स होते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई डिजास्टर बार बार चर्चा में बना हुआ है तो उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो कभी भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला आर्टिकल नंबर 5 जो बात करता है किसके संदर्भ में? भारत ग्लोबल साउथ की सहभागिता के बारे में। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा सप्ताह में भारत के द्वारा समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ के देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई। आपको पता है भारत ग्लोबल साउथ को नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप ये भी जानते होंगे कि भारत ग्लोबल साउथ के हितों को वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर प्रभावी ढंग से रखने और ग्लोबल साउथ को एकत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी ग्लोबल साउथ है क्या? देखिए, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है। जब हम नॉर्थ की बात करें, आप देखिए पृथ्वी के नॉर्थ की, है ना, जो उत्तर में राज्य हैं या देश है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, विकास के मामले में वो काफी आगे है। लेकिन अगर हम दक्षिण के राष्ट्रों की बात करें जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशेनिया जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बनता है, इनकी बात करें तो ये विकसित नहीं बल्कि इनमें से अधिकांश क्या है? विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही
औपनिवेशिक शासनकाल जो रहा, इसमें इनके आर्थिक हितों और इनको अलग अलग तरह से शोषण का सामना करना पड़ा। तो ये वो राष्ट्र हैं जहां पर जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है, जो इकोनॉमिकली मार्जिनाइज्ड हैं। तो इनको मिलाकर हम ग्लोबल साउथ का नाम देते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट अगर आपको परेशान करता है तो मोटा मोटा ये इसका अर्थ निकलता है। भारत ने इस बार ग्लोबल साउथ के साथ उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। क्यों? क्योंकि भारत नेतृत्वकारी भूमिका में अपने आप को देखता है और विभिन्न मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को एकत्रित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो आगे यही बताया गया जो मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की अवधारणा में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के क्षेत्र शामिल हैं। ये विकासशील हैं। इनका अच्छा एक साझा अनुभव है। साझा अनुभव देखिए, कुछ चीजें कई बार आपको कुछ अन्य लोगों से जोड़ देती हैं, तो ये बात राष्ट्रों के संदर्भ में भी है। दक्षिण जो हमारा साउथ, ग्लोबल साउथ जो है ना, या जो विश्व का दक्षिणी हिस्सा, वो क्यों जुड़ पाता है? क्योंकि ये सब औपनिवेशिक शोषण को सह चुके हैं, विकासशील हैं, आर्थिक तौर पर मार्जिनाइज्ड हैं, अभी भी जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है। ये सारे कारण हैं जिसके चलते ये आपस में जुड़ जाते हैं। कई बार देखा ना, समान इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ आते हैं, तो यहाँ पर इनका भी हमें समान प्रकार का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब ग्लोबल साउथ सहभागिता की बात भारत के द्वारा की गई, तो ये जीएस पेपर 2, जहां पर हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, मंच, उनकी संरक्षण, अधिदेश इत्यादि की बात करते हैं, या ओवरऑल आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यह यूनिट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ये टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में किसके लिए ज्यादा जरूरी है? ध्यान देना है, मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब यहाँ पर सिंपली ये बताया गया है, चूंकि चर्चा में रहा ग्लोबल साउथ, तो उभरती विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की भूमिका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ग्लोबल साउथ बहुपक्षीय सुधारों की बात कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ क्या कहता है कि देखिए, विश्व के जो भी संस्थान हैं अब से काफी साल पहले अस्तित्व में आते हैं, उस समय शक्ति संतुलन अलग अलग था। आप देखोगे नॉर्थ के जो राष्ट्र थे वो अधिक शक्तिशाली थे, दक्षिणी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं था। लेकिन अब क्यों? अब तो ग्लोबल साउथ भी अच्छी खासी भूमिका में है। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो ये ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में और प्रमुखतः यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना चाहिए। वीटो पावर 5 ही राष्ट्रों के पास क्यों है? बल्कि जो स्थायी सदस्यता है उसमें दक्षिण को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्या कोई दक्षिण का प्रतिनिधित्व है? कौन कौन शामिल है? फ्रांस शामिल है, चीन शामिल है, रशिया शामिल है, यूके शामिल है, यूएसए शामिल है। इतना ही नहीं, अन्य वैश्विक संस्थान, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जिसमें आपके कोटा के आधार पर आपको वोटिंग पावर मिलता है। तो ये व्यवस्था भी सही नहीं है, इसमें भी विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व है। डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थान काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यूएसए जैसा विकसित राष्ट्र बीच में बाधा क्रिएट कर देता है, इनका विवाद निपटारण तंत्र काम नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले जो ग्लोबल साउथ है वो किसकी बात करता है कि आप बहुपक्षीय सुधार कीजिए। सबसे पहले तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार कीजिए और जो दक्षिण के राष्ट्र हैं उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व दीजिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अब दक्षिणी जो पृथ्वी का हिस्सा है, जैसे हम ग्लोबल साउथ का नाम देते हैं, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जीडीपी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर ज्यादा है और इनके पास उपभोक्ता बाजार और युवा कार्यबल है। तो यानी विश्व में इनका क्षमता बढ़ रही है, तो इसके अनुरूप इनका महत्व भी समझा जाना चाहिए। साथ ही ग्लोबल साउथ वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें अपनी स्थान बना रहा है। कैसे? आपसी साझेदारी के माध्यम से। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे ब्रिक बैंक्स भी कहा जाता है। कौन कौन इसके सदस्य हैं जरा बताएंगे आप लोग? साथ ही अफ्रीका संघ, ब्रिक्स जैसे जो वैकल्पिक मंचों की स्थापना है उसमें अग्रणी की भूमिका कौन निभा रहा है? ग्लोबल साउथ। ताकि ये जो विश्व एक या दो ध्रुव वाला बन चुका है, यानी शक्ति जो दो ध्रुवों पर है, अब हम उसकी बात नहीं करते। ग्लोबल साउथ क्या कहता है कि शक्ति के मल्टीपल ध्रुव होने चाहिए, यानी बहुध्रुवता को मजबूत करने के मामले में हमें कौन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? दक्षिणी जो है या ग्लोबल साउथ।
ठीक है, तो क्या क्या नहीं कर रहा ग्लोबल साउथ? वैश्विक संस्थानों में सुधार की बात कर रहा है, आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। अब वो विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवी यानी शक्ति सिर्फ यूएसए, रशिया, चीन या कुछ ही राष्ट्रों के पास क्यों हो, बल्कि शक्ति बटी हुई होनी चाहिए। और साथ ही सतत विकास जैसे मामलों में दक्षिणी राष्ट्र आपस में सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग भी देखने को मिलता है। तो आज के समय में जो ग्लोबल दक्षिण है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ग्लोबल साउथ के साथ अगर मैं भारत की हिस्सेदारी की बात करूं तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। ये भी दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में एक कदम है। भारत के द्वारा जो दक्षिण के राष्ट्र हैं या जो ग्लोबल दक्षिण के राष्ट्र हैं उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है, अवसंरचना के मामले में, ऋण के मामले में, तकनीकी सहायता के मामले में। यहां भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ साझेदारी आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय साझेदारी है, यानी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये सारे मामले हैं जिनमें भारत ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करता हुआ नजर आता है। और भारत ग्लोबल साउथ को एक राजनयिक सेतु, एक डिप्लोमेसी के फ्रंट पर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी या एक ब्रिज के तौर पर भी देखता है। कैसे? जलवायु परिवर्तन का मामला है, व्यापार का मामला है, सुरक्षा का मामला है या वैश्विक संस्थानों में सुधार का मामला है। इन मुद्दों पर भारत मतभेद को समाप्त करना चाहता है और पश्चिमी राष्ट्रों को किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ, दोनों के साथ जुड़ाव रखना चाहता है। तो बेसिकली इन राष्ट्रों को, जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं, भारत एक करके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके संदर्भ में भारत दक्षिण जो हमारा ग्लोबल साउथ है उसके व्यू पॉइंट को भी रखना चाहता है और साथ ही विभिन्न मुद्दों पर मतभेद को खत्म करने के लिए पश्चिमी एवं ग्लोबल साउथ दोनों के साथ जुड़ाव भी रखता है। तो भारत की जो नीति है ग्लोबल साउथ को लेकर वो बहुआयामी है, आर्थिक संबंधों से लेकर, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की सहायता, आपदा को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, विभिन्न विभिन्न मामलों में, और यहाँ तक कि राजनयिक सेतु के रूप में ग्लोबल साउथ को भारत देखता है। तो भारत का जो दृष्टिकोण है ग्लोबल साउथ को लेकर, भारत की जो भागीदारी है वो अत्यधिक बहुआयामी प्रकार की है। तो देखिए करंट में तो एक छोटे से कारण से चर्चा में रहा कि भारत ने उच्च स्तरीय जो बैठक रही उसकी मेजबानी की। सिर्फ इसके चलते ग्लोबल साउथ और भारत की सहभागिता चर्चा में रही, लेकिन ग्लोबल साउथ की भूमिका बढ़ कैसे रही है और भारत ग्लोबल साउथ के साथ कैसे सहभागिता कर रहा है, ये दोनों ही बातें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जो इसी साल मुख्य परीक्षा में पूछा गया, ध्यान देना है। इस पूरे प्रश्न का उत्तर जो आपने पढ़ा है उससे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जरूर पता चलेगा कि आईआर में किस तरह से इनडायरेक्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जरा पढ़िए। पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूस चीन गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। अभी हमने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की भारत बार बार बात करता है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कितना डायनामिक प्रकार का प्रश्न है। यूएन के सुधार को जोड़ दिया, जिस प्रकार का शक्ति संतुलन अभी हमें विश्व में देखने को मिल रहा है पूर्व और पश्चिम के बीच, साथ ही एक तरफ है यूएसए, दूसरी तरफ है रशिया और चीन का गठबंधन। तो टॉपिक कह रहा है कि सिर्फ हम आपसे यूएन के सुधार नहीं पूछे, यूपीएससी क्लियर कर रहा है, बल्कि जो शक्ति संतुलन है, जो आईआर के मामले हैं, उनको जोड़िए और अब आप यूएन के सुधारों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के डायनामिक प्रश्न भी यूपीएससी पूछती है, तो उसी अनुरूप आपको खुद को तैयार करना है। ये एक हिंट है, अगर आप चाहें, आपने पढ़ा है तो इस टॉपिक की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, वो भी आपको लिखकर भेज देना है। बाकी टॉपिक में जो जानकारी थी वो बड़ी ही बेसिक और सरल प्रकार की थी। ये प्रश्न तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर का है। तो ये था हमारा आज का 5वां टॉपिक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक नंबर 6। स्वदेशी 4G स्टैक चर्चा में क्यों है?
क्योंकि लगभग 98,000 टावर्स के नेटवर्क के साथ बीएसएनएल द्वारा पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च करने संबंधी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया गया है। ये जो उपलब्धि है ना, बीएसएनएल ने ये जो उपलब्धि हासिल की है या जो ये नेटवर्क प्रस्तुत किया है, इसमें सी डॉट यानी सी डॉट की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तेजस और टीसीएस का सहयोग भी लिया, यानी इनके सहयोग के साथ पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया गया है या प्रस्तुत किया गया है बीएसएनएल के द्वारा। ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें अलग अलग इकाइयों के द्वारा अलग अलग भूमिका निभाई गई है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ सी डॉट के बारे में, तो कोर नेटवर्क सुविधा प्रदान की गई है सी डॉट के द्वारा। आपने विभिन्न टावर्स देखे होंगे। टावर्स पर एंटीना या रिसीवर होता है जिनके लिए हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क टर्म यूज करते हैं, तो उसका श्रेय जाता है तेजस को। और टीसीएस के द्वारा कोऑर्डिनेशन और साथ ही सॉफ्टवेयर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। तो इनके सहयोग से भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसके चलते हम इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो इसका मतलब क्या है, भारत 5G तकनीक को अपनाने के लिए भी काफी हद तक तैयार है और भविष्य में 6G यानी 6th जनरेशन की नींव रखने की क्षमता भी हमारे पास आ जाएगी। साथ ही ये हमारी घरेलू इनोवेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से डिजिटल समावेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीएसएनएल के द्वारा इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया गया है और ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, तो ये संभावना बनती है कि इनके द्वारा जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो रूरल और दूरस्थ क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा, यानी उन लोगों तक जिनके पास अभी तक डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं थी, उनको डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। अनुमान कहता है कि लगभग 22 मिलियन लोग इसमें लाभान्वित होंगे और इसमें से 2 मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक किसी प्रकार की किसी डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ नहीं था। तो भारत की ये स्वदेशी नवाचार क्षमता को दिखाता है और साथ ही हमारे डिजिटल समावेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो इस प्रकार का एक नेटवर्क लॉन्च किया गया है 4G नेटवर्क बीएसएनएल के द्वारा। अब इस नेटवर्क में देखिए, कोई कोर सर्विसेज दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, हम नेटवर्क बना रहे हैं, उस पर रिसीवर एंटीनाज लगा रहे हैं टावर्स पर। ये सारी चीजें जो मिल जाती हैं या इन चीजों को एकत्रित कर दिया जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टैक के नाम से जानते हैं। तो जो पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया है उसके लिए टर्म यूज हुई है 4G स्टैक। स्टैक का मतलब होता है चीजों का इकट्ठा रूप। तो तकनीक में भी जैसे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी तकनीक है, अगर हम उन्हें इकट्ठा कर दे, एक साथ देखें, तो वो क्या हो जाएगा, एग्री स्टैक। तो इसी प्रकार से 4G नेटवर्क डेवलप करने के लिए जो अलग अलग तकनीक के स्तर पर कार्य किया है वो क्या हो जाएगा, 4G स्टैक। तो टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आप देख ही पाए होंगे कि GS3 जहां विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, जहां नवाचार को पढ़ते हैं, इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया है उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमें रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार हो पाएगा। कैसे? अभी तक हम देखते हैं कि दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में हम विदेशी तकनीक और विक्रेताओं पर निर्भर थे, वो निर्भरता हमारी घटेगी क्योंकि हमने अपना खुद का स्वदेशी पूरा नेटवर्क डेवलप किया है। साथ ही तेजी से अपग्रेडेशन हो पाएगा, क्षमता का विस्तार हो पाएगा और भविष्य में हम आसानी से 5th जनरेशन वायरलेस कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ पाएंगे, सुलभता बढ़ेगी। अभी तक जिस डिजिटल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, 5G नेटवर्क भी है, वो भी प्रमुख स्थलों तक ही सीमित है। दूर दराज, पर्वतीय, दुर्गम इस प्रकार के क्षेत्र हैं, वहां पर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। PIB में क्लियरली कहा है कि अगर इन छूटे हुए क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, दूरस्थ क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिले तो क्या नहीं हो सकता। जरा सोचिए, एग्रीकल्चर में अगर हम एग्रीकल्चर के मामले में लाभ देखें, किसानों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिले तो बेहतर प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं। अगर डिजिटल कनेक्टिविटी विद्यार्थियों को मिले तो ई लर्निंग बढ़ सकती है, पेशेंट लाभान्वित हो सकते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा। तो बहुत सारे लाभ इन
दुर्गम क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। जो अभी तक वंचित थे उनको लाभ मिल सकता है। जैसा मैंने अभी बताया, अनुमान है कि ये जो 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी देखा, इसमें 2 मिलियन ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो अभी तक डिजिटल कनेक्टिविटी से परे थे। और देखिए क्या लाभ हो सकता है, आपूर्ति श्रृंखला का विकास हो सकता है, रोजगार के अवसर बेहतर बन सकते हैं। जब नेटवर्क, टावर्स सब पर हम काम करेंगे तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और साथ ही भारत की तकनीकी दक्षता भी बेहतर होगी, है ना। अब भारत विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में से एक हो गया जिनके पास पूर्णतः स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू करने की क्षमता है। अब उनमें से नए नेटवर्क के साथ भारत भी ऐसा एक देश बन गया है। साथ ही अगर मैं 5G और 6G की बात करूं तो इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध करवाने के लिए कब लॉन्च किया गया था? ये G क्या है? 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी। अगर 6G है तो 6th जनरेशन ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी। तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में देश के अधिकांश जिलों में ये सेवा पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र अभी भी लाभान्वित नहीं हो पाए। अगर 6G की बात की जाए तो ये वर्तमान में विकास के चरण में, और लक्ष्य क्या है? 2030 तक ये उपलब्ध होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और भारत ने 6G के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं, जैसे भारत 6G विजन, शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स की स्थापना, इंडिया 6G अलायंस, इस प्रकार के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिनके द्वारा भारत अपने घरेलू स्तर पर क्षमता वर्धन और वैश्विक सहयोग, हर प्रकार की पॉसिबिलिटीज से लाभान्वित होने की कोशिश कर रहा है। तो ये था 4G स्टैक, है ना। तो सिंपल 4G स्टैक या 4G स्टैक की जब हम बात करते हैं तो इसका भाव क्या है? 4G नेटवर्क, हमने स्वदेशी अपना 4G नेटवर्क स्थापित किया है। किसके द्वारा? BSNL द्वारा। किस किस के सहयोग से, है ना। ये सारी जानकारी है जो महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब मुख्य परीक्षा में भारत की नवाचार क्षमता इत्यादि के संदर्भ में कुछ पूछा जाए तो किस प्रकार से भारत स्वदेशी स्तर पर तकनीक के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके एक उदाहरण के तौर पर आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये है आज का अंतिम प्रमुख न्यूज आर्टिकल। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने की अच्छी खासी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की हमारी पहली सुर्खी जुड़ी हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सोनम वांगचुक को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने छठी अनुसूची की बात की थी। पूरा मामला क्या है? लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जारी है। और इसी मांग के चलते जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे सोनम वांगचुक, और इनको NSA अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। क्या है ये एक्ट? सबसे पहले ये एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं। कैसे व्यक्ति को? जिनकी गतिविधियों से भारत की रक्षा पर कोई संकट हो, जिससे कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध प्रभावित हो रहे हो, हमारी सुरक्षा, लोक व्यवस्था खतरे में हो, या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी कारण से बाधित हो रही हो। अगर किसी व्यक्ति की गतिविधियों से ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। अधिकार किसके पास है? आदेश जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसी अनुमति प्राप्त है तो। और कानून में क्या कहा गया है? अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के कारणों के बारे में 5 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा। और कोई विशेष स्थिति है या विशेष मामला है तो उसके केस में ये समय अवधि कितनी है? 15 दिन। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में रहा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। PM ड्राइव योजना काफी समय से चर्चा में रही, बार बार चर्चा में रहती है, तो हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले यह योजना किससे जुड़ी हुई है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों
से जुड़ी हुई कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रचार प्रसार हो। इस हेतु इस योजना में कुछ पूंजीगत सहायता भी दी जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों हेतु चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बनाया जाए, और साथ ही इस योजना के माध्यम से सरकार सब्सिडी भी देती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़े। तो मोटा मोटा पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई है। अब इस योजना के तहत केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो हैं उनकी स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर हम पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करें तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सिंपल, इसलिए ये चर्चा में है। अब स्कीम मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? जो अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि को डेवलप करना ताकि स्वच्छ और सतत परिवहन प्रणाली को विकसित किया जा सके। बस एक बात ध्यान देना, कभी प्रीलिम्स में कोई ऐसी स्टेटमेंट आए कि पीएम ई ड्राइव योजना केवल सब्सिडी प्रदान करती है, तो ये सही नहीं है। इसमें सब्सिडी भी है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाहन जैसे दोपहिया, तिपहिया, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, बस, इस प्रकार के वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है ताकि इनकी मांग बढ़े। लेकिन इस स्कीम में कैपिटल असेट पर भी ध्यान दिया गया है, यानी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क इत्यादि, है ना, परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाए। तो सब्सिडी और कैपिटल असेट दोनों आवश्यकताओं को पूरा करती है पीएम ई ड्राइव योजना। मंत्रालय योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह अत्यधिक तथ्यात्मक प्रकार का न्यूज आर्टिकल है जो बात करता है एस्ट्रोसेट के बारे में। अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट अपनी सेवाओं के 10 साल पूरे कर चुकी, इसलिए हम एस्ट्रोसेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये खगोल विज्ञान को समर्पित एक मिशन है। एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का ये एक साथ अध्ययन करना इसका प्रमुख काम है। यह एक ही सैटेलाइट से अलग अलग जो खगोलीय पिंड है उनको एक साथ मल्टी वेवलेंथ पर अध्ययन संभव बनाता है। इसे PSLV-C30 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। उद्देश्य क्या है? न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में उच्च ऊर्जा वाली गतिविधियों को समझना, सितारों का जन्म क्षेत्र, सितारों से संबंधित प्रणाली में उच्च ऊर्जा जो अभी हमने बात की है ना, गतिविधियों को समझना, और आकाश में क्षण भर के लिए चमकने वाली एक्सरे जो है उनके स्रोत का भी पता लगाना। तो बेसिकली एस्ट्रो सेट क्या है, किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। अगले न्यूज आर्टिकल में आपको एक भारी सी टर्म दिखाई देगी, अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, बट ये बड़ा ही सिंपल सा, ये कुछ और नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में विशेषता होती है कि वो साउंड कम करते हैं। कई बार चूंकि उनकी साउंड या ध्वनि कम होती है तो क्या संभावना बनती है कि जो पैदल यात्री हैं उनको ना पता चल पाए किस प्रकार का व्हीकल आ रहा है और इसके चलते दुर्घटना हो जाए। तो इस चीज को सुधारने के लिए किसकी बात की जा रही है? अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम की। देखिए, कुछ और नहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना में क्या कहा कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी नए निजी और वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ये क्या करता है? जो अभी मैंने बताया, जो पैदल जा रहा है उनको चेतावनी दे देता है, पैदल यात्री पास आते हैं तो यहाँ से आवाज निकलती है जिससे कि दुर्घटनाएं कम होगी, इसकी संभावना बनती है। अब ये पूरा सिस्टम क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाई गई एक सुरक्षा प्रणाली है। वाहन में बाहर लगा स्पीकर वाहन की गति के अनुरूप अलग अलग आवाजें निकलता है ताकि पैदल यात्रियों को उसकी मौजूदगी का पता चले। क्या भारत ऐसा पहला देश है जो ऐसा कोई कदम उठा रहा है? उत्तर है नहीं। अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने पहले ही हाइब्रिड वाहनों में इस प्रकार की प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है। अब इस दिशा में भारत भी विचार कर रहा है। तो AVAS नाम काफी बड़ा है बट अर्थ काफी सिंपल है। स्वच्छ शहर जोड़ी, पहले शब्दों पर ध्यान दो।
कई बार एक मेधावी छात्र को जो पढ़ाई में अच्छा है, दूसरे छात्र जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उनका पेयर बना दिया जाए। जरा सोचिए, ताकि जो अच्छा बच्चा है उसके क्या तरीके हैं, क्या स्टैटिक्स हैं, जो पढ़ाई में अच्छा है वो दूसरे के साथ साझा कर पाए, ताकि दूसरा भी अध्ययन के मामले में अपनी स्थिति को सही कर पाए। जरा सोचिए, यही काम हम स्वच्छता के मामले में करें। कुछ शहर हैं जो स्वच्छता के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वालों को हम, जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, उनके साथ जोड़ दें, ताकि अच्छा प्रदर्शन करने वालों की जो रणनीति है, जो समझ है, वो कम अच्छा प्रदर्शन करने वालों के साथ साझा हो और वो भी उससे लाभान्वित हो पाए, तो स्वच्छ शहरों की तरफ हम बढ़ पाए। यही है स्वच्छ शहर जोड़ी। अब इसी बात को परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके साथ यहां पर दिया गया है। ये पहल किसने शुरू की है, अंडरलाइन करेंगे, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। और किसके तहत लागू होगी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। बिल्कुल, शहरों को पेयर करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के बारे में कुछ और बातें हैं। ये एक मेंटरशिप और सहयोग आधारित योजना या कार्यक्रम है। इसमें 72 मार्गदर्शक या मेंटर शहर और लगभग 200 सीखने वाले वानी मेंटी शहर होंगे। अभी जो मेंटी या सीखने वाले हैं, ये अच्छा प्रदर्शन करने वालों से सीखेंगे, ताकि ये भी अच्छी कार्य प्रणालियों को लागू कर पाए। उद्देश्य क्या है, एक दूसरे के अनुभव ज्ञान से सीखना, ताकि स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन में संपूर्ण भारत के शहरों में अच्छी प्रथाओं को लागू किया जा सके। तो उद्देश्य बड़ा ही सरल है, सिर्फ मंत्रालय ये सब जानकारी है जिस पर ध्यान देना है। देखिए, अगर किसी भी न्यूज आर्टिकल को, चाहे वो मेन हो, चाहे वो जो है संक्षिप्त सुर्खी हो, समझ से लिंक करके पढ़ोगे तो याद रखना और समझना दोनों ही आसान हो जाएगा। अगला है साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम, यानी सोडार के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी दिल्ली में साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसे सीएसआर, AMPRI और भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जानकारी पर ध्यान देंगे, बिल्कुल तथ्यात्मक। अब देखते हैं कि सोडार है क्या। ये विभिन्न ध्वनि स्पंदों को भेजकर वहां से जो वापस सिग्नल आएंगे, उनकी जो आवृत्ति है उनकी निगरानी रखेगा, और उससे ये पता चलेगा कि निचले वायुमंडल में पवन की विशेषताएं क्या है, तापमान, ये सारी जानकारी, बेसिकली पवन की विशेषताएं, ताकि हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सके। देखिए, तापमान व्युत्क्रमण है। सामान्यतः तो अभी मैंने बताया था कि ऊंचाई पर तापमान घटता है, लेकिन कई बार घटने की बजाय तापमान बढ़ा मिलता है। इसे टेम्परेचर इन्वेजन कहा जाता है। तो कहाँ पर टेम्परेचर इन्वेजर है, कोहरे की परत की ऊंचाई कितनी है, जो भी विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है उनकी प्रबलता कितनी है, ताकि हमारे मौसमी पूर्वानुमान बेहतर हो जाए। इस हेतु ये ध्वनि स्पंदों का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो वापस लौटेगी वहां से सिग्नल से इन सारी बातों का अंदाजा लगाया जाएगा। तो ये है सोडार, साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार, काफी बार आपने पढ़ा है। अब निसार ने पृथ्वी की सतह की पहली रडार इमेज भेजी है। ये क्या है, भू अवलोकन, यानी पृथ्वी का अवलोकन करने वाली सैटेलाइट है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्यूल फ्रीक्वेंसी वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार एल बैंड और एस बैंड लेकर आया है। एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप एकत्रित करेंगे। और ये कहाँ प्रक्षेपित है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित है। ये पृथ्वी की जमीन जो बर्फीली सतह है, हर मौसम में दिन और रात में हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हमारे को उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि हम भू अवलोकन कर पाएं। और प्रत्येक 12 दिन में ये प्रत्येक स्थान से दोबारा गुजरेगी। क्या पता चलेगा, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की निगरानी सब हो पाएगी। इसे GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। ये पहली बार था, विशेष बात है। GSLV यान ने किसी सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। दूसरा काम आपके लिए ये है कि आप ये जानोगे कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। न्यूज इन ब्रीफ में हर एक चीज को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए आप अपने स्तर पर एक बार इसे पढ़ेंगे। अब बात की जाए वेज एंड मीन एडवांसेस की, चर्चा में क्यों है। आरबीआई ने हाल ही में वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार हेतु वेज एंड मीन एडवांसेस की सीमा निर्धारित की, लेकिन ध्यान रखना WMA की सीमा
आरबीआई ने निर्धारित की है, लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श से इस प्रकार की जो है सीमा निर्धारित की जाती। क्या है वेज एंड मीन एडवांसेस? देखिए, कई बार केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकारों को भी सुविधा का लाभ प्राप्त है, तो उनकी जो प्राप्तियां और जो भुगतान के दायित्व होते हैं उनमें मिसमैच हो जाता है। उनको तात्कालिक वित्त की सहायता चाहिए होती है या वित्त चाहिए होता है, तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा उनको वेज एंड मीन एडवांसेस फैसिलिटी दी जाती है। यानी निर्धारित होता है कि केंद्र कितना और राज्य कितना इस फैसिलिटी के तहत आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है, केंद्र और राज्य आरबीआई से वेज एंड मीन एडवांसेस फैसिलिटी के तहत धन प्राप्त कर सकते हैं। पहले एडहोक ट्रेजरी बिल्स थे। इन ट्रेजरी बिल्स को जारी किया जाता था, करेंसी प्रिंट होती थी, इससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव, इन्फ्लेशन इत्यादि देखने को मिलता था। तो इस व्यवस्था को समाप्त करके वेज एंड मीन एडवांसेस, आप ये समझ सकते हो कि आरबीआई में आपका मोटा मोटा एक अकाउंट है, सीमा है कि आप वहां से इतने पैसे निकाल सकते हो। लेकिन आपने जो पैसे निकाले हैं, है ना, ये देखो, ये दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को भी अनुमति है, मैंने पहले ही बता दिया। आपने जो पैसे निकाले हैं 3 माह में आपको उनका भुगतान करना पड़ेगा। और आपकी जो लिमिट है, अगर आपने उससे ज्यादा निकाले या भुगतान नहीं किया, देखिए ऐसा नहीं कि आरबीआई ये पैसे आपको फ्री में दे रही है। इस पैसे पर जो रेट है वो रेपो रेट काम करती है। रेपो रेट की दर से आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो गया, अपनी लिमिट से ज्यादा गए, समय पर आपने पुनर्भुगतान नहीं किया, तो आपको रेपो रेट से 2% अधिक दर पर भुगतान करना पड़ता है। इसे पीनलाइज या सजा वाली रेट भी कह सकते हैं कि आपने समय पर भुगतान नहीं किया, अपनी सुविधा से अधिक का लाभ लिया, तब आपको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो न्यूट्रली तो इस पे रेपो रेट है, लेकिन उससे अधिक का भी भुगतान करना पड़ सकता है अगर ओवरड्राफ्ट जैसी स्थिति है। अच्छा, एक और प्रश्न, ये जो वेज एंड मीन एडवांसेस है, इसकी व्यवस्था कहीं किसी एक्ट में है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को वेज एंड मीन एडवांसेस फैसिलिटी जो है उसके इस्तेमाल को अधिकृत करता है। तो इसमें 4-5 बातें, कौन इससे लाभान्वित हो सकता है, फैसिलिटी क्या है, कितने समय के लिए फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी कितनी मिलेगी, इसकी सीमा कौन निर्धारित करता है ना, और किस एक्ट के तहत ये व्यवस्था है। तो ये सारी जानकारी है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वेज एंड मीन एडवांसेस, WMA। सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व है रानी रासमणी का। इनकी जयंती पर प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके चलते इनका व्यक्तित्व चर्चा में आया। इनका जन्म उत्तरी 24 परगना के कोना गांव में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण है इनका सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना, श्री रामकृष्ण परमहंस को संरक्षण प्रदान किया, सामाजिक योजना, बहुविवाह, बाल विवाह, सती जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुविवाह के खिलाफ एक मसौदा पत्र भी या मसौदा विधेयक भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक, जो किसके बारे में बात करे थे, महिला शिक्षा के बारे में, है ना, पुनर्विवाह, उनको भी समर्थन प्रदान किए। सहानुभूति, करुणा जैसे मूल्य इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं जो रानी रासमणी जी के बारे में महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की हमारी प्रमुख खबरें एवं संक्षिप्त सुर्खियां। इसी के साथ आज के न्यूज टुडे के अंक को मैं विराम देती हूं। धन्यवाद।